नमस्कार दोस्तों, आज सोमवार है और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पावर शटडाउन हुआ है, जिसकी वजह से हम लाइव फॉर्म में आपके सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन मंडे के दिन आपको हम कैसे खाली छोड़ दें, क्योंकि हमको पता है मंडे के दिन आपको हमारी आवश्यकता है। और बिल्कुल आज का अखबार देखकर ये लगता है कि भाई मुझे आज सेशन देना बहुत जरूरी भी था। दोस्तों आप सब जानते हैं मंडे का दिन जो है एडिटोरियल्स का डे होता है। अमूमन जो मुझे बच्चे एक साल से फॉलो कर रहे हैं वही बात जानते हैं कि मंडे के दिन हम ज्यादा से ज्यादा फोकस एडिटोरियल्स पे करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सैटरडे के दिन, संडे के दिन वीकेंड्स बनाकर सबसे बेस्ट माइंड्स जो हैं वो मंडे और ट्यूसडे को एडिटोरियल्स लिखते हैं। तो ऐसे में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही अखबारों में मंडे का दिन एडिटोरियल्स के पर्सपेक्टिव से बेहद अहम होता है और शायद हमें वो स्पेस नहीं मिलता कि हम दूसरे न्यूज को डिस्कस करें। दूसरी न्यूज डिस्कस होती रहती है, पूरे हफ्ते डिस्कस होती है, लेकिन मंडे विशेषकर एक ऐसा दिन होता है जब हम एडिटोरियल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों आइए हम आज के बहुत ही शानदार एडिटोरियल्स को देखने की कोशिश करते हैं कि एडिटोरियल्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये आर्टिकल है, रिफॉर्म्स कैन नॉट वेट, एविएशन सेफ्टी इज एट स्टेक। ओके, ये तो भाई साहब ये तो राइम कर रहा है यार। यशोवंत सिन्हा जी ने जो है, इन्होंने क्या लिखा है, आर्टिकल लिखा है, रिफॉर्म्स कैन नॉट वेट, एविएशन सेफ्टी एट स्टेक। वाह 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 वाह, आप तो एडवोकेट होने के साथ साथ कवि भी हैं, राइट। अच्छा हेडिंग है दोस्तों। इस आर्टिकल की खास बात यह है, इस आर्टिकल में आपको सिर्फ एक अच्छी बात जानने को मिलेगी। द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ द आर्टिकल इज दिस। अब देखिए, ये एविएशन सेक्टर एक आइसोलेटेड टॉपिक है, ना ये हिस्ट्री में है, ना ज्योग्राफी में है, ना इकोलॉजी में है, ना इन्वायरमेंट में है, राइट। एविएशन सेफ्टी इज अ डिफरेंट टॉपिक बट विच इज वेरी मच इन न्यूज राइट नाउ बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन अहमदाबाद। अब भाई साहब इस आर्टिकल का अगर आप क्रक्स निकाल करके देखें तो इस आर्टिकल के क्रक्स में सिर्फ आपको यही निकल करके आएगा, सिर्फ ये निकल करके आएगा कि भाई साहब एविएशन सेफ्टी के साथ साथ आज की डेट में पूरे विश्व में खिलवाड़ हो रहा है। विश्व और भारत समेत अलग अलग देशों में खिलवाड़ हो रहा है। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून होने के बावजूद भी एविएशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। भाई साहब यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर मुंबई के संदर्भ में या फिर मुंबई के रेफरेंस से एक बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ खास आपको लर्निंग नहीं मिलेगी इस आर्टिकल से, राइट। बट फिर भी मंडे का अखबार है और मंडे का अखबार है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखिए इनका कहना सिर्फ इतना है कि एयरलाइन सेफ्टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एयरलाइन सेफ्टी की तो बात आप बाद में करिएगा, राइट। एयरलाइन सेफ्टी की या फिर पैसेंजर सेफ्टी की तो बात आप बाद में करिएगा। एरोप्लेन की डिजाइन फॉल्ट, जो एरोप्लेन होते हैं हमारे, उनकी डिजाइन फॉल्ट के बारे में भी बात आप बाद में करिएगा। ये बाद में बात करिएगा कि कौन सा एयरप्लेन का ज्यादा पैसेंजर फ्रेंडली है, पैसेंजर सेफ्टी है, किसने कौन सी विंडो दी है, किसका चक्का कैसा है, किसका पहिया कैसा है, किसका पंखा कैसा है। ओके, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग एक बहुत गंभीर समस्या पर चिंतन करें और वो गंभीर समस्या ये है एयरपोर्ट सेफ्टी। ओके, एयरपोर्ट सेफ्टी की हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक शुड बी ऑफ एयरपोर्ट सेफ्टी। दोस्तों मुंबई का एग्जाम्पल देते हुए लेखक एक बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं एयरपोर्ट सेफ्टी को लेकर के कि भाई साहब सारे नियम कानून, राइट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इवन सुप्रीम कोर्ट, सबकी क्लियर कट गाइडलाइन है कि एयरपोर्ट के आसपास, जो एयरपोर्ट है उसके आसपास कुछ एक लंबे एरिया में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी। ओके, किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कोई बिल्डिंग नहीं होगा, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं होगा, कोई ऐसी पब्लिक गैदरिंग के लिए कोई हॉल नहीं बनाया जाएगा। ये सारी गाइडलाइंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी भी कहती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो हमारा डोमेस्टिक सिविल एविएशन का रेगुलेटर है वो भी कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कुछ गाइडलाइंस में बात बोली है। लेकिन इन सभी चीजों का एक ब्लैटेंट वायलेशन जो है, राइट, हमारे बिल्डर्स कर रहे हैं, और बिल्डर्स कोई अपनी स्वेच्छा से या अपने डिस्क्रिशन से तो कर नहीं रहे हैं। ये सारा काम जो है, ये सारा का सारा काम बिल्डर्स जो है दोस्तों किससे कर रहे हैं? ये सारा का सारा काम डेफिनेटली स्टेट मशीनरी के साथ कदम, मतलब उनके साथ हैंड इन ग्लव होकर कर रहे हैं, और इसमें है क्या मैटर? आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या मैटर है। भाई साहब मुंबई एयरपोर्ट का एग्जांपल लेखक कहते हैं। मुंबई एयरपोर्ट के आसपास 5000, सिर्फ 4 किलोमीटर के एरिया में
मुंबई एयरपोर्ट के 4 किलोमीटर के रेडियस में करीब करीब 5000 बिल्डिंग्स है। भाई साहब ये यहां पर लिखा हुआ है, राइट, करीब करीब 5000 बिल्डिंग्स और बढ़िया से एकदम 30-30, 40-40 माले की, 60-60, 70-70 माले की जो है बिल्डिंग्स मुंबई एयरपोर्ट के आसपास खड़ी करके रखी हैं, जो ब्लैटेंट वायलेशन है डीजीसीए के नॉर्म्स का, एयरपोर्ट सेफ्टी के नॉर्म्स का। अब देखिए एयरपोर्ट के पास अगर जो है कह सकते हैं एयरपोर्ट के पास अगर इस प्रकार की बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं, इस प्रकार की बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती है, तो उसका नुकसान क्या होता है दोस्तों? उसका नुकसान ये होता है, सपोज करो ये रनवे है, क्या है ये रनवे है, ये रनवे ऐसा है जिसपे एरोप्लेन आता है ऐसे ऐसे और यहां से टेक ऑफ करता है, ओके, यहां से टेक ऑफ करता है। इतना बड़ा रनवे जो है सपोज करो आपने 2 किलोमीटर का रनवे जो है आपने देके रखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है कि अगल बगल आपने कंस्ट्रक्शन करवा दिए हैं, 72 माले की बिल्डिंग सपोज करो खड़ी कर दी है, अगल बगल आपने 72 माले की, 40 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी है, पब्लिक रहती है, तो ऐसे में रनवे को शॉर्ट करना पड़ता है। अब अगर यही एरोप्लेन यहां से टेक ऑफ करेगा तो ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा पहले टेक ऑफ करना पड़ेगा, तो आपने सबसे पहले रनवे जो है वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रनवे का जो लेंथ है वो रिड्यूस कर दिया और थोड़ा सा पहले उसको क्या करनी पड़ गई, अपनी जो है अपनी फ्लाइट लेनी पड़ गई। तो दोस्तों ये आर्टिकल ये बात कहता है कि भाई साहब डिजाइन फॉल्ट्स के बारे में बाद में बात करना, डिजाइन फॉल्ट्स की, इस एरोप्लेन का डिजाइन में ये प्रॉब्लम था, ये इंपोर्टेड आइटम था, उस वेंडर से लिया था, उस कंट्री के साथ डील करके ये आइटम आया था, फलाना ढिमाका, ये सारी बातें बेटा बाद में करना। पहले आप सब ये बताओ कि ये बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनके आसपास ये कंस्ट्रक्शन परमिशन किसने दी है, ये कंस्ट्रक्शन की परमिशन बेटा किसने दी है, ये सारी की सारी बातें दोस्तों इस आर्टिकल में लिखी हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल ऐसा कुछ खास आपको सिखा के नहीं जाएगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मैंने यहां पर पढ़ी, मैंने सोचा आपको बता दूं। आप भी कभी एयरपोर्ट पर जाइएगा तो आसपास जरूर देखिएगा कि क्या उसके आसपास इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई हैं, और इस प्रकार की अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई हैं तो डेफिनेटली दोस्तों ये एयर सेफ्टी के साथ साफ साफ खिलवाड़ है, पैसेंजर सेफ्टी के साथ दोस्तों साफ साफ खिलवाड़ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब बात यहां पर इस आर्टिकल में ये सब की जा रही है, बाकी आर्टिकल आप पढ़ लेना, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, कुछ खास बात इसमें नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड। मैंने आपको एक बात जो है बता दी। दोस्तों आगे चलते हैं, आइए दोस्तों आगे चलते हैं, आइए दोस्तों आज का सबसे अच्छा आर्टिकल जो मुझे लगा वो ये यूरोपियन कमीशन वाला आर्टिकल लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा यूरोपियन, ये इजराइल और गाजा तो पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल छूंगा भी नहीं मैं, लेकिन पहले आप लोग ये आर्टिकल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे जो आया है इस आर्टिकल को प्लीज आप सब देख लीजिए। ये यूरोपियन कमीशन ने, कहां गया यार, नहीं ये नहीं, यूरोपियन कमीशन ने कहां गया, एक मिनट, आर्टिकल, हाँ, व्हाट इज द यूरोपियन कमीशंस एज चेक प्लान टू कीप चिल्ड्रंस सेफ्टी ऑनलाइन, चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन। दोस्तों आज की डेट में ये मान के चलिए कि बेहद गंभीर और चिंता का विषय है, और आप समझ लीजिए कि इस पर प्रश्न भी आज नहीं तो कल आप फेस कर सकते हैं, और क्लैट के एग्जामिनेशन में फेस कर सकते हैं। बेटा सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, कि भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में इस डिबेट की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, भारत छोड़िए पूरे विश्व में इस डिबेट की शुरुआत कैसे हुई। इस पूरे विश्व में इस डिबेट की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया एक कानून से। आई रिपीट, लास्ट ईयर जिन बच्चों ने द हिंदू का क्लासेस में अटेंड किया होगा उनको यह बात पता होगी कि भाई साहब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने, इस साल के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया जिसमें यह कह दिया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी जितने सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, फेसेस हैं, इनका यूज जो है वो ब्लैटेंटली, मतलब एक ब्लैटेंट बैन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने इसके यूसेज पर, कि भाई साहब कम उम्र के बच्चे यूज नहीं कर सकते। इससे उनके दिमाग पर बहुत गलत असर पड़ता है, इससे वो हो सकता है कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है उनकी मासूमियत छिन जाए, और सबसे बड़ी चीज उनके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पर, एक सोशल डेवलपमेंट पर, इमोशनल डेवलपमेंट पर इससे एक विपरीत असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने एब्सोल्यूट और ब्लैटेंट बैन लगा दिया। दोस्तों उस वक्त भी हमने डिस्कशन किया था कि क्या ये बैन सही है या गलत है। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे कि भाई साहब बैन होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बैन नहीं होना चाहिए।
हमने सोचा था कि इस कानून को हम लोग भारत में भी एम्युलेट करेंगे, यानी भारत में भी इसे लेकर के आएंगे कि भाई 15 साल या 16 साल के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया का यूज करने ना पाए ब्लैटेंटली, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे बच्चों ने बयान दिया, हमने पब्लिक ओपिनियंस को इनवाइट भी किया था उस वक्त कमेंट सेक्शन में, तो बहुत सारे बच्चों ने बयान दिया कि भाई साहब हम सर बहुत दूर बैठे हैं, हम किसी बड़ी सिटी में जाकर कोचिंग नहीं कर सकते। उन बच्चों का बहुत ही वाजिब वजह था कि हम सर 18 के अंदर हैं, 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, अभी मतलब एडल्ट नहीं हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अभी, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम जयपुर, भोपाल, जोधपुर या फिर इंदौर जाकर किसी शहर में जाकर कोचिंग कर सकें, तो ऐसी पर दिल्ली जाकर कोचिंग कर सके, इतना परिस्थिति नहीं है। तो हमारे पास तो YouTube और सोशल मीडिया ही सहारा है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे बैठे बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और सर हम आपको किसी कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपकी क्लास सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ YouTube पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देते हैं। मेरा दिल पसीज गया, मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया ने कैसा कानून बना दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने ये कैसा कानून बना दिया है। भारत में तो इतनी गरीबी है भाई साहब, भारत में हर व्यक्ति एजुकेशन को, कोचिंग को, ट्यूटर को, एजुकेटर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर ऐसा कर दिया, कानून बना दिया कि 18 साल से कम के बच्चे या 16 साल से कम के बच्चे जो हैं वो YouTube या किसी प्रकार की सोशल मीडिया साइट्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो भारत में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। भारत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे निकल करके नहीं आएंगे और ये एक अलग लेवल का एसिमेट्री इंडिया में पैदा कर देगा, बेटा ये पूरा का पूरा मामला जो है डिस्कशन में है, यूरोप में। अब यूरोपियन कमीशन एक ऐसे कह सकते हैं कि यूरोपियन कमीशन जो है वो एक ऐसे लॉ को बनाना चाह रहा है। अब देखिए यूरोपियन कमीशन दोस्तों, या यूरोप के बारे में अगर हम बात करें तो यूरोप जो है पिछले कुछ दिन से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के संदर्भ में, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो और अब ये हो, इन सभी चीजों को लेकर, अभी एआई के बारे में पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, एआई के रेगुलेशन को लेकर बड़े अच्छे अच्छे कानून बना रहा है। यानी डिजिटल स्पेस को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने की बजाय या रेगुलेट करना है, और कैसे एक बैलेंस बनाना है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में, इसको लेकर यूरोप ने ढेर सारे कानून पास किए। आपको डीपीडीपी एक्ट की क्लास याद होगी, अभी भी यूट्यूब पर डली हुई है, बड़ी सुपरहिट क्लास है हमारी। डीपीडीपी एक्ट, हमने कहा था कि हम वो डीपीडीपी एक्ट बनाना चाहते हैं जिस प्रकार का यूरोप में बनाया गया था। तो डेटा प्रिवेसी पर भी पहला एक्ट बनाने वाला कंट्री यूरोप है। पहला कंट्री क्या है? यूरोप है। बाद में हमने यूरोप के तर्ज पर अपने देश में डेटा प्रिवेसी एक्ट लागू करने की सोची, जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन दोस्तों यहां पर जो देखा जाए तो बच्चों को डिजिटल कंटेंट, बच्चों का एक वेरिफिकेशन करने के लिए डिजिटल सर्विसेज, बच्चे किस उम्र के बच्चे जो हैं ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इसको लेकर यूरोप बहुत दिन से सोच रहा है। और यूरोप ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। यूरोप का यह मानना है कि इस प्रकार का एब्सोल्यूट बैन जैसा ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है, ऐसा हम नहीं लगाना चाहते। लेकिन अब दूसरा सवाल भी दोस्तों आ जाता है कि ठीक है, अब दूसरा इसका सवाल यह है कि क्या हर ऐप, जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से लेकर फेसबुक या कुछ भी आप यूज करते हैं, अब क्या हर व्यक्ति से वो ऐप एज वेरिफिकेशन पूछेगा कि आप 18 साल के हैं कि नहीं है? मेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा यार। मैं कोई ऐप यूज करने जा रहा हूं, पहले एज वेरिफिकेशन दूं मेरा, ओके? जबकि मेरा समय खराब है ना, मेरे पास समय की बड़ी कीमत है मेरे, ओके? कामकाजी इंसानों के पास समय की बड़ी कीमत होती है, तो ऐसे में बार बार हर ऐप मेरा एज वेरिफिकेशन पूछेगा तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होगा, राइट? तो ऐसे में ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है कि हर एक व्यक्ति से, पूरे विश्व में जितने भी लोग ऑनलाइन कंटेंट यूज करते हैं, सबसे आप एज वेरिफिकेशन पूछने लग जाए। तो ये दूसरा स्टेप भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों दोनों के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस चीज का सॉल्यूशन निकालते वक्त यह भी पता होना चाहिए कि एक राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझसे कोई भी साइट, से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी एज वेरिफिकेशन के नाम पर अगर मुझसे बहुत सारी जानकारी, मेरी निजी जानकारी, आधार कार्ड या फिर किसी प्रकार का बायोमेट्रिक्स या किसी प्रकार का एज वेरिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या कुछ भी मांगने लग गया, तो क्या भरोसा वो डेटा उसके हाथ में सिक्योर है? और अब तो फिर एक लाइसेंस मिल जाएगा ना, पूरे विश्व में जितनी भी ऐसी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, हर कोई वेरिफिकेशन लेगा और हर कोई डेटा कलेक्ट करने लग जाएगा। और डेटा कलेक्ट करके किस लेवल का मिसयूज कर सकती है, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि हर इस प्रकार का डेटा फिड्यूशरी मतलब जो जितनी प्रकार की एप्स है जो डेटा वगैरह कलेक्ट करती हैं आपका, ये डेटा
एज वेरिफिकेशन के नाम पर आपसे आपके डेटा मांगने लग जाएंगे और उस डेटा का किस प्रकार यूज करते हैं यह भी एक बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, हर व्यक्ति से वेरिफिकेशन लेना दो संदर्भों में बड़ा घातक है। एक तो ये इरिटेटिंग है और दूसरा, हर व्यक्ति से आप अगर डेटा हर एप्लीकेशन मांगने लग जाएगा तो ये एज वेरिफिकेशन के नाम पर दोस्तों एक बहुत बड़ी धांधली पूरे वर्ल्ड में शुरू हो जाएगी और पूरे राइट। तो दोस्तों, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो हमको इसके बीच में कोई सोल्यूशन निकालना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा लॉ लेकर के आ रहा है यूरोप। ओके, यूरोप एक बहुत ही अच्छा लॉ लेकर के आ रहा है, यूरोप डिजिटल सर्विसेज एक्ट। ओके, डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है एक बहुत ही अच्छा एक्ट लेकर के आ रहा है। अब देखिए, मैंने अपने इस एडिटोरियल्स के एक्सप्लेनेशन के एकदम स्टार्ट में ही बोल दिया था कि यूरोप एक पायनियरिंग इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है और यह चीज जरूर हमें अपने देश में एम्युलेट करना चाहिए। दोस्तों, यूरोप और यूरोप का जो थिंक टैंक है, यूरोपियन कमीशन का थिंक टैंक है, वो बोलता है क्यों ना राइट हम लोग सब देखा जाए तो राइट दो लेवल पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दो लेवल पर राइट एज वेरिफिकेशन करना है ना, तो एज वेरिफिकेशन दो लेवल पर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं एज वेरिफिकेशन की। किसी भी एप्लीकेशन को, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी को, डिजिटल साइट को अगर एज वेरिफिकेशन करना है तो एज वेरिफिकेशन दो लेवल पर हो सकता है। सपोज करो मैंने लॉग इन किया, किसी वेबसाइट को विजिट किया, यानी वेबसाइट के लेवल पर राइट वेबसाइट के लेवल पर एज वेरिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसकी बात हम कर रहे थे। ऐसे हर वेबसाइट हमसे हमारा डेटा मांगने लग जाएगा। लेकिन दूसरा वेरिफिकेशन दोस्तों डिवाइस के लेवल पर हो सकता है। दूसरा वेरिफिकेशन दोस्तों क्या हो सकता है? डिवाइस के लेवल पर हो सकता है। अब पूरी बात को ध्यान सुनना, डिवाइस के लेवल पर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर राइट ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर ही, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर ही इस प्रकार का वेरिफिकेशन कर दिया जाए तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के हमको बहुत ज्यादा इस लेवल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी, एक ऐसी डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी जो 18 साल या 16 साल से कम के बच्चों के लिए है राइट। कुछ ऐसी डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जहां पर कुछ ही साइट्स डाउनलोड हो सकती हैं जो बच्चों के काम की हैं। वो साइट्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोर्नोग्राफिक साइट है, कोई एडल्ट साइट है, या कोई भी ऐसी साइट जो बच्चों के काम की नहीं है, उनके सोशियो इकोनॉमिक एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, जो उनके लिए घातक हो सकती हैं, वो साइट उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस डिवाइस में ओपन ही नहीं होंगे। तो हमें राइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस चीज को लेकर पॉन्डर कर रही है कि भाई साहब वेबसाइट के लेवल पर नहीं, हमें डिवाइस के लेवल पर एज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे में राइट टू प्राइवेसी का वॉल्यूशन भी नहीं होगा। भाई साहब अगर सपोज करो मेरी कोई छोटी बहन है राइट, वो 14 साल की है, 15 साल की है, मैं उसको वही वाला लैपटॉप दिलाऊंगा या वही वाला फोन दिलाऊंगा जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जिसमें सिर्फ वही एप्स डाउनलोड हो सकते हैं, जो उसके काम के हैं। जो उसके काम के नहीं है वो एप्स डाउनलोड नहीं हो सकते राइट। तो दोस्तों ये डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, भारत के पास ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। क्यों प्रोवाइड कर सकता है? बिकॉज वी आर आईटी सुपर पावर। भाई साहब एक बात बताओ, अगर इस प्रकार का क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड को रिन्यूएबल एनर्जी, पूरा रिन्यूएबलमय करना है, पूरे विश्व को रिन्यूएबलमय करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और पता नहीं क्या क्या। भाई साहब हम लोग रोते रहते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको भी चाहिए, लेकिन साला चाइना से बैटरी मंगानी पड़ती है, चाइना से हमको कह सकते हैं सोलर पैनल्स मंगाने पड़ते हैं तो सोलर एनर्जी के लिए। तो हम लोग ये रोते रहते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है हमारे पास, राइट, क्योंकि आपके देश की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। कई बार चर्चा हुई है आपसे कि आपके देश की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, इस वजह से आपके देश में राइट आपके देश में आप रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जो वर्ल्ड जा रहा है उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका इनिशियल खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है बैटरीज मंगाने में, सोलर पैनल्स मंगाने में, ये सारी चीजें मंगाने में। लेकिन दोस्तों आपका देश आईटी सुपर पावर है, आईटी सुपर पावर में आपके देश की गिनती होती है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार के लॉ को प्रमोट किया जाए, भारत अगर इस प्रकार के नैरेटिव को लेकर आगे बढ़े कि हम डिवाइस लेवल पर एज वेरिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके,
और बकायदा कैलाश सत्यार्थी लोगों को पकड़ के ले आओ और इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दो इस सब चीजों का। तो दोस्तों इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक इस डायरेक्शन में काम करने के लिए, और पूरे वर्ल्ड में ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेचने के लिए, सर्विस सेक्टर में आपके देश का हाल बड़ा अच्छा है। ओके, 60% ऑफ जीडीपी आईटी का और अच्छा है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस प्रकार के बनाने की बात पूरे विश्व में शुरू हो गई, जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, राइट, जो बच्चों के लिए हो, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे हमारे देश में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन भी हो सकता है और इससे हमें ठीक ठाक वर्ल्ड करेंसी मिल सकती है और भारत की ग्लोबल इमेज इस फील्ड में बहुत अच्छी हो सकती है कि भारत एक अच्छी पहल कर रहा है। तो इससे पहले यूरोप में ये लॉ पास हो, इंडिया को ये मैटर लेकर उड़ जाना चाहिए कि हम पूरे ग्लोबल लेवल पर ये बात रखेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को राइट, डिजिटल कंटेंट के एक्सेस में किस प्रकार का एक व्यवस्था बनाई जाए। तो दोस्तों ये प्लीज आप सब आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आर्टिकल आप सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आर्टिकल है। देखिए ऐसे आर्टिकल्स बेटा बहुत ही कम आते हैं, ऐसे आर्टिकल्स बाबू बहुत कम आते हैं, थोड़ा सा आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल आ जाएगा एग्जाम में तो फिर पहली बार पढ़ोगे तो एकदम दिमाग सटक जाएगा, भाई क्या चल रहा है ये, है ना। तो प्लीज इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। यूरोपियन कमीशन ऐसा एक लॉ लाने जा रहा है, भारत इसमें डेफिनेटली अपनी एक पहल कर सकता है। भाई सुनो ना, ये इजराइल और गाजा वाला आप लोग खुद ही पढ़ लेना यार, बहुत हो गया ये, है ना। मेरे को ये पढ़ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं इरिटेट हो चुका हूं और बच्चे पिछले साल से चला जा रहा है। बेटा ये टेम्पल्स ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये आर्टिकल जो है वो एक पक्षीय है, यानी एक पक्ष से लिखा गया है। ओके, एक पक्ष से लिखा गया है। आर्टिकल अच्छा है, मैं आपको क्रक्स बताता हूं, राइट। इस आर्टिकल का क्रक्स क्या है, मैं इस आर्टिकल का क्रक्स आपको समझाता हूं। देखिए लाइव सेशन होता तो बड़ा ज्यादा मजा आता, लेकिन चलो इस आर्टिकल का क्रक्स मैं आपको बता देता हूं कि क्रक्स क्या है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। भाई साहब कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में इरप्ट हुई, जहां पर यह बात की जाने लग गई कि टेंपल्स के पास जो फंड जाता है, टेंपल्स के पास जो फंड डोनेशंस के माध्यम से जाता है, उसका यूज करके कॉलेजेस बनवाए जा रहे हैं या फिर स्कूल्स बनवाए जा रहे हैं या दूसरा कोई काम किया जा रहा है। यानी कंट्रोवर्सी ये रप्ट हुई कि भाई साहब ये पैसा जो है मंदिर में डोनेशन के नाम पे दिया गया है। अब इस डोनेशन का इस पैसे का यूज करके मंदिर के रखरखाव या मंदिर के मेंटेनेंस में अगर इस पैसे का यूज हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि इस पैसे से डोनेशंस दिए जाएं किसी और व्यक्ति को। कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी ये है जो निकल करके आई कहां पर, तमिलनाडु में। यानी मंदिर का जो डोनेशन है वो मंदिर के पास ही रहे और मंदिर के रखरखाव में, धार्मिक कार्यों में ही उसका यूज हो, दूसरे कार्यों में उसका यूज जो है वो ना हो। दोस्तों ध्यान रखिए, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ये एक्चुअली में इंडिया के सेक्युलर नेचर से, ध्यान रखिएगा, भारत के सेक्युलरिज्म से या भारत के सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक से ये आर्टिकल कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 हमारे देश में रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। इसी में एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 26, जिसमें यह बात कही गई है, ध्यान रखिएगा, कि हर व्यक्ति, हर धर्म के पास अपना एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बनाने, उसे एस्टेब्लिश करने, उसे मेंटेन करने और उसे एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। एवरी रिलीजन हैज राइट टू establish its religious institution, maintain its religious institution and administer its religious institution। यानी कुल मिलाकर सामान्य भाषा में बात करूं तो भाई साहब हर धर्म के पास यह अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है, उसको उसकी गतिविधियों को कैसे मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, ये पूरा तरीके से उसका आउटलुक है। इसमें स्टेट जहां तक है एंटरफियर ना करे वो ही ज्यादा अच्छा होगा, उसमें स्टेट जहां तक एंटरफियर ना करे वही अच्छा होगा। ये आर्टिकल बेटा, आर्टिकल 26 जो है आपके देश में 1950 में आया। ओके, आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग। जो दिमाग मैं आपको देने जा रहा हूं वो अगर आपने थोड़ा ग्रास्प कर लिया तो ये आर्टिकल पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पहले तो ये फंडामेंटल राइट समझिए कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है। यानी कि
हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास, हर रिलीजन के पास यह अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उसको कैसे संचालित करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये अपना खुद डिसाइड कर सकता है। द स्टेट शुड नॉट एंड विल नॉट इंटरफेयर इनटू द मैटर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके देश का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म है, और पॉजिटिव नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है द स्टेट कैन इंटरफियर इनटू द मैटर्स ऑफ रिलीजन if it is for progressive and constructive purpose, if it is for progressive and constructive purpose। खैर, इस पर मैं थोड़ी देर से आऊंगा, पहले मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूं कि पहले, बहुत पहले क्या होता था। आइए दोस्तों भारत में राइट ये डोनेशंस वगैरह तो हमेशा से चलते थे। ये डोनेशंस कोई आज से तो दिए नहीं जा रहे हैं। ओके, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी डोनेशंस दिया करते थे। हमारे युधिष्ठिर जब चक्रवर्ती सम्राट बने तो उनको बहुत सारा पैसा मिला, चक्रवर्ती सम्राट मिले, तो उन्होंने पता नहीं कितने मंदिरों को डोनेशन दिया कि भाई साहब ये जो है इस मंदिर को डोनेशन, हस्तिनापुर के मंदिर को डोनेट कर दो, राइट, उस मंदिर को डोनेट कर दो, यहां वहां हर जगह मंदिर को डोनेशन देते रहते हैं राजा। तो डोनेशंस दिए जाते रहे हैं हमेशा से मंदिरों को, ध्यान रखना, मंदिरों को डोनेशंस दिए जाते रहे हैं। और मंदिर इस डोनेशन का यूज करके, क्योंकि बहुत डोनेशंस हमेशा से हमारे यहां मंदिरों में आते थे, धर्म या धार्मिक पर्पस को लेकर दान देना हमारे समाज के स्वधर्म में है, हमारे समाज की चेतना में है, और हमारे समाज में इसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है। हमने दान दे दिया, उसके बाद पूछते भी नहीं है कि भाई साहब हमारे उस पैसे का क्या हुआ। ओके, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे धर्म या सोसाइटी में इसे पुण्य का काम जो है माना जाता है, माना जाता है इन सभी चीजों से हमें पुण्य प्रताप प्राप्त हो रहा है, यानी हम पुण्य एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये परंपरा आज से नहीं, जब से हमारे देश की सिविलाइजेशन चल रही है तब से है। तो भाई और देखो, लेकिन पहले क्या होता था, स्टेट मशीनरी वगैरह होती नहीं थी। पहले स्टेट मशीनरी नहीं होती थी, या होती भी थी तो उसका काम सिर्फ पॉलिटिकल होता था। वो वेलफेयर के नाम पर जितना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, स्कूल, अस्पताल, सब्सिडी देने के नाम पर, मनरेगा से लेकर न जाने क्या क्या लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, वेलफेयर पहले भी होता था। लेकिन वो वेलफेयर का जो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी था वो बहुत कम था, राइट, बहुत कम था, क्योंकि ज्यादातर समय मिलिट्री ऑपरेशंस को या मिलिट्री इंडेवर्स को या राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में, मिलिट्री को मेंटेन करने में खर्च हो जाता था, तो पैसे थोड़े कम होते थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन मंदिरों के पास जो चंदा आता था, इन मंदिरों के पास जो चंदा आता था, इस चंदे का यूज करके स्कूल, राइट, स्कूल हॉस्पिटल्स या फिर दूसरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है बनाए जाते थे, जो लोगों की लाइफ के लिए बहुत इजी, मतलब हेल्पफुल होंगे। ध्यान रखना। तो दोस्तों इन पहले के जमाने में स्टेट मशीनरी का एब्सेंस हुआ करता था, स्टेट मशीनरी का एब्सेंस था, या स्टेट मशीनरी थी तो वो सिर्फ पॉलिटिकल कामों तक सीमित थी। स्टेट मशीनरी हर जगह अवेलेबल नहीं थी, या फिर हम यूं कहें स्टेट मशीनरी के पास उस वक्त रिसोर्सेस का अभाव हुआ करता था कि इस लेवल का, इस मैग्नीट्यूड का वेलफेयर नहीं कर पाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये राइट यदा काल से चला आ रहा है कि मंदिरों को जो डोनेशन दिया जाता था, राइट, वो उसका यूज जो है अलग अलग तरीके से क्या करेंगे। फिर आता है बेटा ब्रिटिश रूल के जमाने में ये सिस्टम और ज्यादा रोबस्ट हो गया। और रोबस्ट कैसे हो गया भाई साहब? ऐसा हो गया कि भाई साहब ब्रिटिश स्टेट तो हमारे लिए कुछ करेगा नहीं, ना स्कूल बनवाएगा, ना हॉस्पिटल बनवाएगा, उसका काम है यहां से चंदा, यहां से कलेक्ट करना पैसा, और पैसा कलेक्ट करके उसको ब्रिटेन भेज देना। इसी को कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत से पैसा कमाओ और भारत से पैसा ड्रेन करके, वेल्थ को ड्रेन करके कहां भेज दो? ब्रिटेन भेज दो। उनका पूरा डेवलपमेंट हमारे नाम पर किया गया है। तो दोस्तों उस वक्त जो टेंपल्स को डोनेशन दी जाती थी, वो अलग अलग प्रकार से दूसरे कामों के लिए यूज होती थी, जैसे मंदिर बनवाना, जैसे स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, या फिर कोई मतलब जो जहां पर अंतिम संस्कार होता है ऐसे घाट बनवा देना, रिवर क्लीनिंग करा देना, मेलों का आयोजन कर देना, मतलब अलग अलग प्रकार से यूज होता था। तो ये हमारे देश में कल्चर के रूप में दोस्तों क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। ये हमारे देश में धीरे धीरे क्या हो गया? कल्चर के रूप में इवॉल्व हो गया। दोस्तों उसके बाद हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद आर्टिकल 26 आ गया। उसके बाद आ गया आर्टिकल 26, और आर्टिकल 26 क्या कहता है कि भाई साहब हर मंदिर के पास या हर रिलीजन के पास ये अधिकार है कि वो अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करना है, किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस प्रकार से एडमिनिस्टर करना है, मेंटेन करना है, ये उसका मूल अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है।
ये स्टेट का मतलब नहीं है। और आजादी के बाद भी डोनेशन की परंपरा जारी रही, आज तक डोनेशन की परंपरा जारी है। तो अब होता ऐसा है कि चूंकि बहुत पैसा इनके पास आता है और स्टेट काफी हद तक आज विजिलेंट स्टेट हो चुका है, स्टेट को हर चीज पता होनी चाहिए किसके पास कितना पैसा है। भाई ब्लैक मनी को इस पर्पस के लिए भी तो यूज किया जा सकता है कि मंदिर को चंदा दे दिया। भाई साहब, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमाया, अब मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमाने के बाद उसने मंदिर को चंदा दे दिया और मंदिर के पास वो पैसा पहुंच गया, मंदिर में गड़ा हुआ है सिर्फ इसलिए कि मंदिर के पास वो पैसा है, तो कोई पूछेगा नहीं, पुलिस पूछेगी नहीं कि उसने मंदिर को दे दिया। ये तो बहुत ही बैड प्रेसिडेंट इस देश में सेट हो जाएगा। धर्म के नाम पर इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो जाएगी। तो स्टेट को विजिलेंट रहना पड़ता है कि भाई साहब मंदिर के पास कितना पैसा गया, उस पैसे का वो यूज कैसे कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, मंदिर के कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहले मंदिर का एक रिलीजियस वर्क होता है, राइट। मंदिर का एक रिलीजियस वर्क होता है। भाई साहब सुबह शाम पूजा होगी, वहां अर्चना होगी, पूजा होगी, ओके, ये सारी की सारी चीजें होंगी। अलग अलग प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, मेले लगाए जाएंगे, महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा इवेंट होगा। ये सारे कह सकते हैं रिलीजियस, ये सारे के सारे रिलीजियस वर्क है। लेकिन मंदिर का एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मंदिर का या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। हमारा स्टेट क्या करता है, ध्यान से सुनना, हमारा स्टेट क्या करता है। हमने आपको बताया था कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म यह कहता है कि वो रिलीजन से एक उचित दूरी बनाकर रखेगा, रिलीजियस मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, रिलीजियस मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई साहब, तो यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना, हमारा स्टेट भी इस मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, वहां पूजा अर्चना, वहां पे अलग अलग प्रकार के किस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, कितनी बार आरती हो रही है, कितनी बार घंटी बज रही है, या जो कुछ भी हो रहा है, ओके, वहां पर जो रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है वो उसमें स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन राइट, उस मंदिर में जो फंड्स आ रहे हैं, उन फंड्स का राइट किस प्रकार से, उन फंड्स को किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है, कम से कम स्टेट ये तो देख ही सकता है। या फिर हम ये कहें कि भाई साहब जिस जमीन पर, राइट, जिस ट्रस्ट की जमीन पर, जिस लैंड पर वो मंदिर बना है, राइट, उन मामलों को डेफिनेटली स्टेट क्या कर सकता है, उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो दोस्तों बी क्लियर अबाउट इट, स्टेट कभी भी रिलीजियस मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। स्टेट सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में हस्तक्षेप करता है और स्टेट को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत समय पहले ये आर्टिकल 26 जो है एक प्रकार से एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया कि स्टेट किस लेवल तक ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है या इंटरफेरेंस कर सकता है। अब ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भाई साहब पहले की जो सरकारें थी वो माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर एक धर्म के मामले में, जो मेजॉरिटी धर्म है उसके मामले में, उसके धार्मिक मामलों में या मंदिर प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करती थी। लेकिन दूसरी जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो ये लेखक कहते हैं कि सभी मामलों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी सिख कम्युनिटी हो, हर मामले में इंटरफेरेंस होना चाहिए बराबरी से, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप होना चाहिए। अब देखिए, यह आर्टिकल यह बात कह रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं सही और गलत पे नहीं आना चाहता, मैंने आपको आपके सामने एक भूमिका बना करके दी है, एक स्केलेटन आपका बना करके दिया है इस टॉपिक को लेकर के कि भाई साहब रिलीजन इंटरफियर करता रहा है, किस लेवल तक इंटरफियर करता रहा है, उससे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए पूरी तरीके से क्या है, राइट, पूरी तरीके से दोस्तों क्या है, रेडी है। इस आर्टिकल को प्लीज आप सब अब पढ़ लीजिएगा। ठीक, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, अरे मैं तो भूल गया लाइव नहीं है, तो प्लीज आप लोग इसे पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत ज्यादा खास है। इंडिया कैन रीफ्रेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट। ओके, आर्टिफिशियल, देखिए ये आर्टिकल जो आया है ये तो बहुत नॉर्मल है। टीआरएफ को, जो कल मैंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था टीआरएफ पर, राइट, जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है, तो ये रिपीटेड आर्टिकल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेकिन आप लोग प्लीज इसे पढ़िएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद बात करें, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है भैया, इसके बारे में तो मैं कोई बात करना नहीं चाहता, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप
यार रोज न्यूज में रहता है, इस आदमी के बारे में क्या बात करें, कुछ बड़ी बात करेगा तो ठीक है, आप लोग बाकायदा पढ़ लीजिएगा। ये जरूर एक अच्छा आर्टिकल है, ये एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने लिखा है, सैयद अकबरुद्दीन। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं, मतलब बहुत अच्छे से इसलिए जानता हूं बिकॉज इनके आर्टिकल्स में बचपन से पढ़ता आ रहा हूं और बहुत दिन के बाद इनका आर्टिकल देखने को मिला। मैंने कहा भाई ये है भी आर्टिकल लिखते हैं, मतलब 1 साल से तो मैं द हिंदू पढ़ा रहा हूं और शायद मुझे इनका आर्टिकल कभी पढ़ने को नहीं मिला। उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो भी अखबार पढ़ता था, तो काफी दिन के बाद इनका जो है आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा है। दोस्तों आइए इस आर्टिकल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला। दोस्तों जैसे कि मैं आप सब जानते हैं कि इस आर्टिकल में यह बात बोली गई है कि ये पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक आर्टिकल है। ओके, नाम इससे ही देख लीजिए, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहा है, तो मतलब कुछ एआई जैसा यहां पर इस आर्टिकल में बोला गया है। सबसे बड़ी चीज ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक जो ग्लोबल पॉलिसीज बन रही हैं, उनमें भारत का किस लेवल का योगदान हो सकता है, भारत किस लेवल का इंटरफेरेंस कर सकता है, भारत कैसे एआई डिबेट्स को किस डायरेक्शन में लेकर के जाए, इसको लेकर ये डिबेट है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज की डेट में बहुत चर्चा में है। आइए हम इस पूरी की पूरी डिबेट को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एआई के बारे में खास बात हम ये कहें कि एआई हमारी लाइफ को तो इजी बनाएगा, लेकिन इस साल ध्यान रखिएगा फ्रांस में, इस साल की शुरुआत में फ्रांस में दोस्तों एक एआई सेफ्टी समिट हुई। क्या हुई? एआई सेफ्टी समिट। याद रखना फ्रांस पेरिस में, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं फ्रांस पेरिस गए थे, प्लीज आप सब उसे याद रखिएगा। 2025 में फ्रांस में पेरिस में एक एआई एक्शन समिट, ओके सेफ्टी नहीं, एआई एक्शन समिट हुई। माय डियर फ्रेंड्स आई एम सॉरी, एआई एक्शन समिट हुई, ये आपको पता होना चाहिए। इस साल 2025 में फ्रांस में हुई और फ्रांस इसका होस्ट था, और आपको यह भी पता होना चाहिए इंडिया इसका को होस्ट था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। अब इस समिट में क्या क्या हुआ दोस्तों, और किस प्रकार से भारत को इस समिट के आउटकम को लेना चाहिए और किस प्रकार से जो ग्लोबल डिबेट्स हैं एआई को उसको डायरेक्ट करना चाहिए, इस पर यह आर्टिकल है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें इस आर्टिकल में, राइट, इस एआई एक्शन समिट में, इस एआई एक्शन समिट में ध्यान से सुनना बच्चों, एआई एक्शन समिट में हुआ क्या? एक तरफ चाइना था और एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों के दोनों दो अलग अलग एक्सट्रीम पर बात कर रहे थे, ये दोनों के दोनों एक अलग अलग एक्सट्रीम पर बात कर रहे थे। चाइना बोल रहा था कि हम एआई पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, यानी एक अथॉरिटेटिव कंट्रोल एआई पर होना चाहिए। लेकिन यूएसए कह रहा था, यूएसए के जेडी वॉन्स, डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए थे भैया, जेडी वॉन्स जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कहा था नहीं, हम एक लिबरल पॉलिसी अपनानी चाहिए, ऐसी लिबरल पॉलिसी अपनानी चाहिए कि भाई साहब मतलब हमें पूरी तरीके से एआई को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एआई पर एक अथॉरिटेटिव कंट्रोल रखेंगे तो इससे इनोवेशन बहुत ज्यादा क्रिपल होता है, इनोवेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्या होता है? इफेक्ट होता है। वी कैन नॉट किल इनोवेशन, वी कैन नॉट क्रिपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो there should not be any control, there should not be any regulation, there should not be any strangulation on AI and development of AI. On the other hand, China was of view that AI should be very strictly regulated, right? These two are two extreme views. These two are very extreme views. इंडिया का क्या स्टैंड था, आइए हम इसके बारे में बात कर लें। इंडिया ने बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड रखा इस चीज को लेकर के। इंडिया ने बोला ठीक है, राइट, एआई जो है, एआई का एक डेमोक्रेटिक यूज होना चाहिए, एआई का एक डेमोक्रेटिक यूज होना चाहिए और एआई का एक सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। इन दोनों चीजों पर इंडिया ने अपनी बात रखी। सस्टेनेबल, देखिए अब डेमोक्रेटिक क्यों भाई साहब? डेमोक्रेसी किस चीज की बात करती है? डेमोक्रेसी बात करती है इक्वालिटी की। भाई साहब याद करिए, लोकतंत्र का आखिरी उद्देश्य क्या है? बराबरी स्थापित करना, राइट? आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, राइट, हर लेवल पर डेमोक्रेसी का उद्देश्य होता है इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना। और अगर किसी प्रकार की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, राइट, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हो, उसको क्या करना? ब्रिज करना। ये डेमोक्रेसी का काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर, राइट, नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बोला कि ये एआई की वजह से इंडिया
में एआई की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में एक डिवीजन आ रहा है। बहुत अच्छी बात बोली मोदी जी ने, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। एक बहुत बड़ी खाई, एक बहुत बड़ा गल्फ जो है डेवलप हो रहा है दोनों के दोनों ध्रुवों के बीच में, पोल्स के बीच में। तो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग बाय द यूज ऑफ एआई, वो लगातार और डेवलप होते जा रहे हैं। भाई ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, अब तो एआई और आ गया है, और एआई के मॉडल्स डेवलप करके, एआई के मॉडल्स का बहुत सटीक उपयोग करके ये और डेवलप होते चले जाएंगे। लेकिन ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं बेचारे, ये टेक्नोलॉजिकली क्या है, अभी बहुत ज्यादा पुअर है, एक्सेप्ट चाइना। इज दैट क्लियर? ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजिकली क्या है, बहुत पुअर है। ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, राइट, एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड पहले से बहुत ज्यादा है वो और ज्यादा वाइडन हो जाए। ये पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से एक इनइक्वालिटी पैदा होगी। दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि एआई का सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। सस्टेनेबल, राइट, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि भाई साहब पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। आपको पता है ये एआई और एआई के डेटा सेंटर्स कितना पावर कंज्यूम करते हैं? आइए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा कि ये एआई, ये चैट जीपीटी या एआई मॉडल में बनी हुई कोई भी चीज, इनके जो डेटा सेंटर्स हैं बेटा, इनके जो डेटा सेंटर्स हैं उनका पावर कंजप्शन, दो तीन बड़ी बड़ी कंपनीज के एआई का डेटा सेंटर देख लें तो एक बड़े बड़े शहर, फॉर एग्जांपल मुंबई जैसे शहर में जितना पावर कंजप्शन है, ओके, उतना, राइट, गूगल के एक जेमिनाई का भी पावर कंजप्शन उतना ही है, राइट। यानी पूरे वर्ल्ड में पावर कंजप्शन की जो डिमांड है, राइट, पावर कंजप्शन की जो डिमांड है, पावर की जो डिमांड है, इस एआई के आने की वजह से बढ़ने वाली है। क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है और फॉसिल फ्यूल से एबर जो निकलने वाली एनर्जी है, ओके, इसको खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है, और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। कहीं एआई की वजह से इतनी पावर डिमांड ना बढ़ जाए, कहीं एआई की वजह से इतनी पावर डिमांड ना बढ़ जाए कि भाई साहब फिर से हमें फॉसिल फ्यूल पर लौटना पड़ जाए, क्योंकि अकेले रिन्यूएबल एनर्जी से इतनी पावर जनरेशन नहीं हो सकती। तो भाई साहब एक चीज का ख्याल रखें कि भाई एआई, अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा कि आप लोग बात कह रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं कि एआई को रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चाइना कह रहा है कि भाई साहब एआई को रेगुलेट करना चाहिए, बहुत अच्छे से अथॉरिटेटिव तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। जेडी वान साहब कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एआई को अगर रेगुलेट करेंगे तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये प्रभावित होंगे। भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि ये तो डिसाइड कर लेंगे कि एआई को रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एआई का यूज, भाई इतना आपने पढ़ा होगा कि नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। भाई एआई का टाइम आ चुका है, अब उसको हम लोग रोक नहीं सकते, किसी भी तरीके से हम उसको रोक नहीं सकते, उसका समय आ चुका है। लेकिन हमारा कंसर्न यह है कि एआई का एक डेमोक्रेटिक यूज हो, राइट, एआई का एक सस्टेनेबल यूज हो, एआई का एक इंक्लूसिव यूज हो। समाज में गरीब से गरीब देश और गरीब से गरीब इंसान भी एआई से कैसे लाभान्वित हो, एआई का यूज करके कैसे उसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, इसके बारे में बात करिए। यह भारत की हमेशा से दोस्तों, हमेशा से भारत की लाइन ऑफ थॉट यही रही है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उस वक्त महात्मा गांधी जीवित थे। जब पहली कैबिनेट का गठन हो रहा था तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है, पंडित नेहरू की पूरी पूरी कैबिनेट बापू से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची, और आशीर्वाद लेने से पहले उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है बापू, देखिए हम एक नए देश की नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं, तो आप कोई टोटका दीजिए, कोई ऐसा हमें मंत्र दीजिए कि भाई कैबिनेट को कैसे काम करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ठीक वही बात बोली उस वक्त, उस पूरी की पूरी कैबिनेट को, जो नरेंद्र मोदी ने इस एआई समिट में बोली। महात्मा गांधी ने साफ साफ ये बोला कि नीति निर्माण करते वक्त, पॉलिसी मेकिंग करते वक्त यह ध्यान रखना कि इस पॉलिसी का समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक यही बात बोली कि एआई का यूज
कुछ ऐसे करिए कि गरीब से गरीब देश को भी उसका लाभ हो। यह भारत की थॉट प्रोसेस आज से नहीं, स्टार्टिंग से रही है दोस्तों। टू रिमेन इंक्लूसिव, टू टॉक इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर, टू ऑलवेज टेक केयर ईच एंड एवरीवन इन द डिसीजन मेकिंग, टू फॉलो द पाथ ऑफ इंक्लूसिविटी नॉट एक्सक्लूसिविटी। ये भारत की लाइन ऑफ थॉट दोस्तों हमेशा से रही है, और प्रधानमंत्री ने भी, हमारे मोदी जी ने भी दोस्तों यही की यही बात इस एआई समिट में बोली। दोस्तों अब ये कुल मिलाकर बात है, तो अब बात इस चीज की है कि ये पूरा का पूरा डिस्कशन दोस्तों हो क्यों रहा है। ये पूरा का पूरा डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई जहां अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने देता है, वहां पर एआई बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस भी क्रिएट कर सकता है। जैसे भाई एआई के डिस्ट्रप्शंस बताने की जरूरत तो है नहीं भाई, डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसी चीज से क्या क्या हो सकता है, एआई का यूज करके कितने टेरर अटैक हो सकते हैं, एआई का यूज करके डेटा प्रिवेसी पर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, एआई का यूज अगर वेपन सिस्टम में होने लग गया तो वर्ल्ड में और ज्यादा डेडली वेपन्स आने शुरू हो जाएंगे। तो एआई जितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है उससे ज्यादा डिस्ट्रप्शन भी और डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन भी कर सकता है। राइट। तो दोस्तों यह बात जरूर होनी चाहिए कि एआई का यूज ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हो, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, और अब ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए कैसे हो, यह ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज हो, ना कि वर्ल्ड में डेवस्टेशन के लिए। आज आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड जो है कितने ज्यादा वोलेटिलिटी से घिरा हुआ है, देश वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में वॉर चल रहा है। ऐसे में एआई और आ जाए, भाई न्यूक्लियर थ्रेट का जो खतरा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बम मारने की धमकी जो है हमेशा देता रहता है, एआई और आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा कि और इस एआई का अगर वेपन सिस्टम में या डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेशन शुरू हो गया तो जो वर्ल्ड में वॉर्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी है, कॉन्फ्लिक्ट की फ्रीक्वेंसी है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट, अभी जितनी ज्यादा है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों लेखक जो है इस सभी बातों पर चिंता कर रहे हैं। ये बातों पर चिंता करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि 2025 में दोस्तों 2025 में माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहां 2025 में एआई समिट जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, एआई इंपैक्ट समिट। 2026 में, अभी नहीं अगले साल 2026 में इंडिया जो है वो एआई एक्शन समिट जो है या एआई इंपैक्ट समिट को होस्ट करने वाला है। ऐसे में दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम एआई के डिस्कशंस को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं, इस पे भारत मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ, बहुत ही वोकल होकर ग्लोबल लेवल पर अपनी बात रखे। इज दैट क्लियर? दोस्तों यहां पर और भी कुछ बातें की गई हैं, बाकी मुझे लगता है आप लोग इसको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे इस आर्टिकल को। अच्छा आर्टिकल है, प्यारा आर्टिकल, मतलब बहुत ही शानदार आर्टिकल है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई पर बहुत अच्छे जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनमें से एक आर्टिकल ये है। ओके, उनमें से एक आर्टिकल दोस्तों ये है। यहां पर दोस्तों ब्लेचले समिट की बात की गई है, ध्यान रखना ब्लेचले समिट की, प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा। ब्लेचले समिट 2023 में हुई थी। ब्लेचले समिट से अगर एक चीज निकल के आया वो था ब्लेचले डिक्लेरेशन। ये ब्लेचले डिक्लेरेशन में दोस्तों क्या है, एआई से ही संबंध है। अगर एग्जाम में आ जाए ब्लेचले समिट का संबंध किससे है, आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, ये ब्लेचले है कहां पर दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ब्लेचले जो है यूनाइटेड किंगडम में है। कहां पर है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में ब्लेचले है। और 2023 में पहली कोई समिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई थी वो ब्लेचले नाम की जगह पर ही हुई थी। इज दैट क्लियर? सो यूके में ये ब्लेचले है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ये है कि ये ब्लेचले समिट 2023 ये तो एआई से संबंध है। ब्लेचले समिट 2023 पहली समिट थी एआई पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ब्लेचले नाम जो है वो थोड़ा एक हिस्टोरिक सिटी है। ये हिस्टोरिक सिटी इसलिए है बिकॉज 1945 से पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो एक जर्मनी ने कोड बनाया था जिसे सीक्रेट कोड कहते हैं, उस सीक्रेट कोड को ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने, राइट, एलेक्स ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने डी कोड किया था इसी ब्लेचले नाम की जगह पर। तो ब्लेचले नाम का जो जगह है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए थोड़ा सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में भी थोड़ा सा फेमस है कि यूके उस वक्त विंस्टन चर्चिल
यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उन्होंने ट्यूरिंग, एलेक्स ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई साहब जर्मनी के जो सीक्रेट कोड है उन्हें किस प्रकार से आप राइट डिकोड करेंगे। तो इस ब्लेचले नाम की जगह पर उन्होंने किए थे। तो ब्लेचले समिट उस याद में पहली बार एआई पर 2023 में ऑर्गेनाइज की गई थी। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो फैक्ट्स क्या पता होना चाहिए? ब्लेचले समिट का संबंध किससे है? आंसर है एआई। पहली एआई समिट यही हुई थी। अगली एआई इंपैक्ट समिट कहां होने वाली है? इंडिया में। 2025 की एआई इंपैक्ट समिट कहां हुई थी? फ्रांस में। और इंडिया ने क्या किया था? को होस्ट किया था। ये सारी की सारी बातें दोस्तों हमने आपको बता दी। तो आई होप इट्स क्लियर। दोस्तों ये हैंग क्यों मार रहा है? ठीक है, अच्छा दोस्तों ये देखिए, ये आज इतने ही आर्टिकल्स काम के हैं। देखिए आपको ये आर्टिकल थोड़ा सा ठीक ठीक सा है, कुछ खास नहीं है। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि मंडे है और मंडे के दिन ये आर्टिकल जिससे कुछ खास हमें समझ में नहीं आ रहा, उसको बीच में जगह दे दिया। ये पढ़ना है आपको, ये ट्रंप वाला देख लेना, पढ़ना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स ऑफ सोशल जस्टिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल वाला देख लेना, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यूरोपियन कमीशन वाला आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या बातें हैं। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में भी दोस्तों आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। एक बार इंडियन एक्सप्रेस में भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग डाल देना अपना, वो क्या कह रहा है। पहले पानी थोड़ा सा पी लिया जाए, फिर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये पांड्या जी का इंटरव्यू है, वो पॉलिटिकल है। हम जैसे कि मैंने बोला था, इंडियन एक्सप्रेस का एक विशेष प्रकार का पेज है, उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से इकोनॉमी पर एक आर्टिकल आया है, जिसमें से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि भारत में एफडीआई का फ्लो जो है घटा है, बढ़ा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये आर्टिकल अच्छा होता, इसमें कुछ कॉन्क्रीट ऐसी बातें बताई होती कि भाई साहब वाकई में कुछ ऐसी बातें बताई होती जिससे मुझे लगता कि हाँ भाई कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। लेकिन ये आर्टिकल जाने दो। हाँ ये हम बात करेंगे, ये आर्टिकल जाने दो। एक आर्टिकल जो बहुत अच्छा है दोस्तों, आज ये बड़ा आर्टिकल आया है, द सॉइल ऑफ नेशन। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, द सॉइल ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्लीज दोस्तों इस आर्टिकल को आप सब इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ लीजिए। अशोक गुलाटी और ये 3 बड़े अच्छे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस का। ये गाजा पर आर्टिकल है, रहने दो। दोस्तों ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल इंडिया के सॉइल पर बात कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1 साल से ये सब पढ़ा रहा हूं, और इंडिया की सॉइल पर या इंडिया के सॉइल्स पर इससे अच्छा आर्टिकल मैंने आज तक नहीं पढ़ा, इससे आज तक नहीं पढ़ा। दोस्तों आइए हम इस आर्टिकल को देखने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल कहता क्या है। ये आर्टिकल कहता ये है कि भाई साहब भारत बहुत आगे निकल चुका है, राइट। यहां पर लिखा हुआ है PL 480। ये PL 480 क्या है? यहां पर दोस्तों US PL 480 की बात की गई है कि भारत PL 480 से बहुत आगे निकल चुका है। ये PL 480 क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। बेटा 1967 में हमारे यहां बहुत बड़ा सूखा आया था, बहुत बड़ा सूखा। इतना बड़ा सूखा आया था कि हमारे देश की प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना पड़ा था, सिर्फ ये बोलने के लिए कि हमारे देश में एक बहुत गंभीर फूड इनसिक्योरिटी आ चुकी है, कृपया हमारे फूड इनसिक्योरिटी को एंड करें और कुछ चावल हमें दे दें। कुल मिलाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त इंदिरा गांधी, ये स्थिति आ गई थी, कटोरा लेकर के यूएसए जाना पड़ गया था। इस लेवल की फूड इनसिक्योरिटी हमारी कंट्री में आ गई थी, और अमेरिका ने हमें एक चावल दिया था। उस चावल का नाम है PL 480, यहां पर उसका जिक्र है। और वो चावल अमेरिका में कुत्ते और सुअर खाते थे, वो उन्होंने इंडिया को दे दिया था, और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को चावल लेकर आना पड़ा। यहां पर काफी घटिया क्वालिटी का चावल था, और वो हमें फीड करना पड़ा जस्ट टू एंड अवर फूड इनसिक्योरिटी। दोस्तों ये हमारे लिए उस वक्त एक नेशनल शेम था, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हमारे लिए उस वक्त एक नेशनल शेम था। वहीं पर दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन के बीज बोए गए। उसके बाद स्वामीनाथन या फिर और जो नॉर्मल बोरलॉग हैं, इंटरनेशनल साइंटिस्ट वगैरह को बुलाया गया, और वहां से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, और अगले 5 साल में हम फूड इनसिक्योर कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री बन जाते हैं। 1970 to 73 आते आते अब 1967 से 2025 को हम अगर कंपेयर करें, तो कहां 1967 में हम लोग PL 480 मंगा रहे थे, कहां आज की डेट में दोस्तों, कहां आज की डेट में हम इतने ज्यादा फूड सरप्लस हैं कि हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं, गोडाउन जो है भरे पड़े हैं। और 4 साल तक अगर हम लोग
खाना ना उगाएं तो भी हमारे गोडाउन से में इतना चावल या गेहूं भरा हुआ है कि बराबर हम गरीबों को फीड कर सकते हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को फीड करने वाली पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है। भारत बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या है दोस्तों, नंबर 1 है। ये सारी की सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन तारीफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में की गई है। उसके बाद दोस्तों एक दूसरी बात की जा रही है। दूसरी बात की जा रही है कि यद्यपि हमने हमारे देश की फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर दी, यद्यपि हमारे देश में आज खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुपोषण की समस्या, माल न्यूट्रिशन की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हमारे यहां स्टंटिंग, अंडरवेट, वेस्टिंग, जो माल न्यूट्रिशन के अलग अलग प्रकार हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ये सारे के सारे प्रकार भारत में पाए जाते हैं। यानी भारत फूड सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक माल न्यूट्रिशन का शिकार है, बिकॉज हमारे देश में फूड सिक्योरिटी की तो बात होती है लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात नहीं होती। तो अब वक्त आ गया है कि हम फूड सिक्योरिटी, जिसको हम हासिल कर चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर, अब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ क्या करें, अपना ध्यान आकर्षण करें या नेक्स्ट टारगेट ले। तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होना चाहिए इस देश में, वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर होना चाहिए कि किस प्रकार हम माल न्यूट्रिशन को अपने देश में खत्म करें अपने देश से। अब वो बता रहे हैं कि अब देखिए, इस माल न्यूट्रिशन के, जो भारत में आज के डेट में माल न्यूट्रिशन है, जिसकी बात नेशनल फूड एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बात हो चुकी है कि भारत में किस लेवल का माल न्यूट्रिशन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस माल न्यूट्रिशन की बहुत सारी वजह है, एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है, लेकिन उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है सॉइल का लेस फर्टाइल होना। क्या होना? भारत में, भारत की मिट्टियों का लेस फर्टाइल होना। यहां पर लेखक ये बात बता रहे हैं किस प्रकार हमारे देश की सॉइल्स में एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, इसे एनपीके कहते हैं। सॉइल को 3 प्रकार के फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटैश एंड नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। इन तीनों की कमी हमारे देश की सॉइल्स में लगातार देखी जा रही है। इसके बाद हमारे देश की सॉइल्स में ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट भी दोस्तों लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये सारी की सारी बात दोस्तों बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि भाई साहब, किसी किसी स्टेट में तो एनपीके बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन किसी किसी स्टेट में एनपीके जो है बहुत कम पाया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपके देश में जो एनपीके लगातार घटता जा रहा है आपके देश की सॉइल्स में, उसका जो रेशियो एडिक्वेट या ऑप्टिमम रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। उसका इंपैक्ट बेटा ये पड़ता है कि भाई साहब आपको भारी संख्या में फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं जस्ट टू एनहांस द एनपीके कंटेंट ऑफ द soils, okay, just to enhance and uplift the proportions of the NPK in the soil. अब फर्टिलाइजर पर आपकी इतनी डिपेंडेंस बढ़ चुकी है, उससे 2-3 नुकसान है। पहला, आपको बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है, बिकॉज आपकी सॉइल्स में एनपीके लगातार कम होता जा रहा है, लगातार आपके देश में एनपीके कम होता जा रहा है। इसकी वजह से आपको अनावश्यक फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है। पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपके देश में एक सोशल अनरेस्ट हो गया था पिछले साल। भाई साहब, पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि एनपीके है हमारे देश में, फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट जो है वो रेड सी होकर के होता है। और रेड सी, सुएज कैनाल में किस प्रकार का जियोपॉलिटिकल टर्मोइल पिछले 1.5 साल से मचा हुआ है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार का जियोपॉलिटिकल टर्मोइल अगर उस पूरे के पूरे एरिया में, यानी मिडिल ईस्ट में हमेशा ही मचा रहेगा, तो बेटा सप्लाई साइड शॉर्टेज तो हर कभी होती रहेगी हमारे यहां। टाइमली फर्टिलाइजर नहीं पहुंच पाएगा। रबी का सीजन खड़ा हुआ है, खरीफ का सीजन खड़ा हुआ है, और अभी तक जो है फर्टिलाइजर आपके देश पहुंचा नहीं। इसकी वजह से बेटा एक यूरिया होती है, उसे कहते हैं डीएपी यूरिया। भाई साहब, पूरे मध्य प्रदेश में, अपने यहां बताऊं मैं आपको, एक डीएपी क्राइसिस हो गई थी। किसान खड़े हैं खाद लेने के लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, सेंटर्स के बाहर खड़े हो गए, लेकिन खाद मिल ही नहीं रही है उनको, फर्टिलाइजर जो है मिल ही नहीं रहा है। भाई किसानों ने चक्का जाम कर दिया, कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। अब कलेक्टर भी क्या कर दे भाई, कलेक्टर क्या करे? कलेक्टर जाकर रशिया का वॉर रुकवा दे पापा, क्या करे बताइए? कलेक्टर जाकर इजराइल को समझाए, क्या करे? इस जियो पॉलिटिकल टर्मोइल का क्या करे वो कलेक्टर, छोटा सा एक जिले का, राइट? तो दोस्तों ये एक, इसे कहा गया यूरिया क्राइसिस। देश के अलग अलग देशों में हुआ जब यूरिया टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाया था, यूरिया फर्टिलाइजर। ओके, दोस्तों यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार आपकी सॉइल में जिंक कंटेंट लगातार घटता जा रहा है, और सॉइल में जिंक कंटेंट घटता जा रहा है, इसकी वजह से आपकी फसलों में और आपकी बॉडी में जिंक कंटेंट घटता जा रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है आपके देश में हो रही हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी गंभीर समस्या के प्रति हमारा ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, राइट? ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि भाई साहब माल न्यूट्रिशन के लिए सॉइल भी जिम्मेदार है।
ओके, ये भी समझिए आपके देश की सॉइल की घटती हुई उर्वरता यानी फर्टिलिटी जो है वो भी इसके लिए काफी हद तक क्या है बेटा, जिम्मेदार है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई अर्जेंट नीड है, देश में अर्जेंट नीड है सॉइल मैनेजमेंट की। किसकी? सॉइल मैनेजमेंट की अर्जेंट नीड है। अब इस सॉइल मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? हमें जगह जगह सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाने चाहिए, जगह जगह, हर जिले में, भारत के प्रत्येक जिले में सॉइल टेस्टिंग लैब्स होने चाहिए। सॉइल टेस्टिंग लैब्स में प्रॉपर वहां पे स्टाफ को रिक्रूट किया जाना चाहिए। हर जिले की सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट बननी चाहिए और सॉइल में एनपीके फर्टिलाइजर हर जिले में कितना है उसके हिसाब से ही दोस्तों कौन सी फसल उगानी है, कौन सी फसल नहीं उगानी, फर्टिलाइजर का कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना, किस जिले में कितना फर्टिलाइजर भेजना है, ये सारी चीजों को लेकर बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। भाई सपोज करिए एक जिले की जमीन में एनपीके कंटेंट कुछ एक्स है, दूसरे जिले की जमीन में एनपीके कंटेंट कुछ वाई है। अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, X is greater than Y, then the city Y needs more DAP, more urea as compared to the city X. So this will come only and only when there will be soil testing labs in each and every district for a better management of fertilizers, for a better management of urea and fertilizer distribution in our country, and ये एक और चीज के लिए बहुत जरूरी है कि भाई साहब किसान को भी पता होना चाहिए, कि कितना फर्टिलाइजर उसको यूज करना है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर बाद में आपकी फूड चेन में भी घुसता है। अगर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो गया तो पहला, किसान की लागत बढ़ती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। दूसरा, ये फर्टिलाइजर इकोलॉजिकली फ्रेंडली भी नहीं होता, भाई साहब ग्राउंड वाटर में चला गया, रन ऑफ के साथ किसी नियरेस्ट वाटर बॉडी में चला गया, राइट। ये सारी चीजें होती हैं, तो वक्त आ गया है कि हम इन सब चीजों को बहुत बेटर तरीके से मैनेज करें। अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में, तो इसे भी आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आइए मूविंग, एक आर्टिकल और पढ़ाना है आप लोगों को, बस एक हम लोग फटाक से एक वहां चलते हैं, कहां पर, जो हमारा एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन। ये देखिए एक्सप्लेन सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस का सबसे, देखिए एडिटोरियल तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, एडिटोरियल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एडिटोरियल की क्या है, जान है। यहां से हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा पढ़ा सकें पढ़ा दें। अब देखिए ये आर्टिकल तो ऑफ कोर्स 78% कोल प्लांट्स वोंट नीड टू ऐड एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस। देखिए अब इसके बारे में मैं बाद में वही बात करूंगा, लेकिन कह सकते हैं आज आर्टिकल दोस्तों एक इकोनॉमी पर आया है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, राइजिंग इन्फ्लेशन जो है, रिलीफ फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 2.1% तक पहुंच चुकी है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमारे देश में 2.1% तक पहुंच चुकी है। उसके ठीक अगले दिन मैंने आपको बताया था कि भाई सीपीआई के स्केल को लेकर, सीपीआई के बास्केट को लेकर अब अलग अलग प्रकार का एक कंट्रोवर्सी पैदा होना शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको उस दिन सेशन में बताया था कि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 46% तो सिर्फ और सिर्फ जो है फूड एंड बेवरेजेस का कंट्रीब्यूशन है। तो फूड एंड बेवरेजेस के अगर प्राइसेस में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी तो ओवरऑल सीपीआई भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, राइट। ओवरऑल सीपीआई भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सीपीआई, और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था कि इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एंड बेवरेजेस को कुछ ज्यादा ही ओवर रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। तो फूड इन्फ्लेशन डेफिनेटली हमारे देश में बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। लेकिन क्या ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गई है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इज नॉट एक्चुअल इन्फ्लेशन। खाने के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजों को अभी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एजुकेट होते हैं, आप हेल्थ फैसिलिटीज को यूज करते हैं, आप इंटरनेट फैसिलिटीज यूज करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, न जाने कितने प्रकार की सर्विसेज यूज करते हैं, राइट। और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगभग आधा जो बास्केट है 299 आइटम्स का, उसमें से आधा यानी करीब 150 आइटम सिर्फ और सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस के हैं। तो 150 आइटम आउट ऑफ 299, इनमें अगर गिरावट आ जाएगी तो डेफिनेटली ओवरऑल सीपीआई रिड्यूस हो जाएगा। तो सीपीआई को ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जरूरत है, ताकि आजकल के जो मॉडर्न खर्चे हैं उनको भी सीपीआई में इंक्लूड किया जा सके। यह बात कुछ दिन पहले हुई थी, इसकी समरी मैंने अभी आपको बताई। दोस्तों ये आर्टिकल बात कर रहा है कि हमारे यहां फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव में पहुंच गया, राइट। फूड इन्फ्लेशन जो है क्या हो गया, नेगेटिव में पहुंच गया। यहां पर बड़ी अच्छी बातें, ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि भाई अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें राइट,
यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो फूड इन्फ्लेशन है वो करीब करीब यहां पर देखिए 2.1% है, कहीं पर 2.7% है। हमारे यहां फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव में है, यानी डिफ्लेशन होना शुरू हो चुका है फूड में हमारे यहां। ओके, हमारे यहां फूड इन्फ्लेशन जो है नेगेटिव में आ गया, यानी माइनस में आ चुका है। मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। ओवरऑल इन्फ्लेशन तो 2.1% है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन हमारे यहां नेगेटिव में जा चुका है, जो कि यूएस और यूके की तुलना में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। क्या है? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अब यहां पर लेखक ये बात बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा जो है वो क्यों हो पाया। जैसे यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो 2.7% है। आइए हम बात करते हैं यूएस का जो इन्फ्लेशन है बेटा वो क्या है, 2.7% है फूड इन्फ्लेशन। ओके, यूके का 2.1% है फूड इन्फ्लेशन। ओके, फूड इन्फ्लेशन, और इंडिया का नेगेटिव में चला गया है फूड इन्फ्लेशन। यानी हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाने में यूएस और यूके की तुलना में थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, आइए इन कारणों को हम लोग देखने की कोशिश करें। बेटा ये बता रहे हैं कि भाई साहब पिछले 2 साल में हमारे यहां मॉनसून बहुत अच्छा हुआ। मॉनसून जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, और मॉनसून अच्छा होने की वजह से खरीफ की फसल यानी जैसे राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, जो बहुत ज्यादा मॉनसून डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा, पानी पर बहुत डिपेंडेंट है, उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में हुआ। ओके, तो मॉनसून पिछले 2 साल से हमारे यहां नॉर्मल है, और अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ये बोला है कि इस साल का मॉनसून भी नॉर्मल रहने की उम्मीद है, यानी क्लाइमेट चेंज का कुछ खास इंपैक्ट हमारे यहां नहीं पड़ेगा, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। गुड मॉनसून। दोस्तों इसके अलावा कुछ और बातें बताई गई। इसके अलावा सरकार की इंपोर्ट पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा काम आई। इंपोर्ट पॉलिसी, अब देखिए ये इंपोर्ट पॉलिसी क्या है। इंपोर्ट पॉलिसी देखो बेटा क्या होता है। इंपोर्ट पॉलिसी का मतलब ये है, इंपोर्ट पॉलिसी देखिए भारत में डेफिनेटली बहुत सारे देश क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी भारत बहुत कुछ इंपोर्ट करता होगा। भारत बहुत कुछ क्या करता होगा, इंपोर्ट करता होगा अलग अलग कंट्रीज से। कुछ बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है भारत, इंपोर्ट करता है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है, इंपोर्ट करता है। भारत ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी। इस साल क्या किया भारत ने, विदेशों से आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। यानी टैक्स फ्री तरीके से या बहुत ही कम टैक्स देकर बहुत सारी पल्सेस, खासतौर से पल्सेस जो अलग अलग प्रकार की पल्सेस हैं वो इंडिया में एंटर कर रही थी। अफ्रीका से बहुत सारी पल्सेस हमारे यहां आती हैं, और वो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार ने बहुत कम कर दी थी, यानी ये पल्सेस भारत में बहुत कम रेट पर बिक रही थी। अब देखिए ऐसा भारत सरकार ने क्यों किया। देखिए भारत में अगर हम फूड को देखें, फूड को ध्यान सुनना, पूरी बात को ध्यान सुनना। भारत में पी चिदंबरम ने बहुत पहले कहा था कि भारत में जो फूड इन्फ्लेशन है, भारत में 2013 में ही कहा था, पी चिदंबरम उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि भारत में जो फूड इन्फ्लेशन है एक्चुअली में वो प्रोटीन और प्रोटीन फूड्स की वजह से है। जितने प्रोटीन फूड्स हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्या, दाल या पल्सेस, राइट। पल्सेस में जो इन्फ्लेशन आ रहा है इसकी वजह से भारत में फूड इन्फ्लेशन आ रहा है। उस वक्त के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि भारत में फूड इन्फ्लेशन की वजह एक्चुअली में प्रोटीन इन्फ्लेशन है। क्या है, प्रोटीन इन्फ्लेशन है, यानी प्रोटीन रिच फूड्स की जो कॉस्ट है वो लगातार भारत में बढ़ रही है। इस कारण से जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस कारण से राइट भारत में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। अब देखिए दाल जो है हमारे यहां बड़ी कम उगाई, गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। दाल आपको पता है ना, दाल पे एमएसपी भी कम है, और दाल का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेलफेयर स्कीम्स में नहीं होता। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है भाई साहब। चावल का, गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन दाल का डिस्ट्रीब्यूशन जो 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है उसमें नहीं किया जाता, राइट। तो दोस्तों दाल का उत्पादन हमारे देश में थोड़ा कम होता है गेहूं और चावल की तुलना में, या दूसरी फसलों की तुलना में, ध्यान रखिएगा। और जितना होता भी है, जो होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो हमको दाल में इंपोर्ट करना पड़ जाता है। अब देखिए कई बार ये भी होता है कि कई बार ये भी होता है दोस्तों कि दाल जो है या पल्सेस जो है इसकी जमाखोरी शुरू हो जाती है। जमाखोरी का मतलब होता है राइट, लोग इसे इलीगली स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मिडिल जो हैं वो दाल, पता ही सबकी नीड है दाल, तो दाल को क्या करना शुरू करते हैं, इलीगली स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। और जब उसके फूड प्राइसेस दाल के बढ़ने शुरू हो जाएं, जब एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी वो मार्केट में क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद दाल को रिलीज करते हैं, तब तक दाल की कीमतें जो है आसमान छू जाती हैं। तो भारत में इस प्रोटीन इन्फ्लेशन या दाल इन्फ्लेशन की वजह है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है वो है इलीगल स्टॉकिंग।
इलीगल स्टॉकिंग डन बाय मिडिलमैन। किसान बेचारे क्या करेंगे, किसान तो उगाए, मिडिलमैन को बेच दिए, मिडिलमैन के बड़े बड़े गोडाउन्स हैं और वहां पे दाल को स्टोर करके रख दिया। अब दाल पड़ी है पड़ी है पड़ी है, जब तक मार्केट में जबरदस्त डिमांड क्रिएट नहीं हो जाएगी, जब तक मार्केट में जबरदस्त प्राइस राइज नहीं हो जाएगा, तब तक ये दाल को अपने सेंटर से, अपने गोडाउन से निकालेंगे नहीं। इस राइट, तो पिछले साल भारत सरकार ने क्या किया, राइट, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने यह किया कि भारत ने इंपोर्ट, जो बाहर से दाल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, उस पर इंपोर्ट टैक्स घटा दिया। इंपोर्ट टैक्स घटा दिया तो बाहर से आने वाली जो दालें हैं दोस्तों, बाहर से आने वाली जो दालें हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट पर हमारे इंडियन मंडीज में या इंडिया में मिलने लग गई। लो कॉस्ट पे मिलने लग गई तो डेफिनेटली राइट, जो प्राइस शूट होना चाहिए था, जो प्राइस शूट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करने की वजह से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और जिन लोगों ने गलती से भी स्टॉक करने की कोशिश की होगी, उनको लगा होगा भाई कोई मतलब नहीं है स्टॉक करने का, कोई आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ये दाल बर्बाद हो जाएगी पड़े पड़े, वरना मार्केट में निकाल दो। बिकॉज विदेशों से जो दाल आ रही है वो ऑलरेडी बहुत कम दाम पे बिक रही है, बिकॉज सरकार ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा कम कर दी है। तो दोस्तों, कभी कभी हमको अपने देश के करप्शन को मिटाने के लिए इस प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं, और भारत सरकार ने लिया, और नतीजा आप देखिए ना, फूड इन्फ्लेशन जो है कितना ज्यादा कम हमारे देश में है। नाइस पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फुल मार्क शुड बी गिवन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैनेजिंग द फूड इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री इन सच अ फाइन मैनर। इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाने चाहिए। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जहां अच्छा काम करें वहां पर उन्हें डेफिनेटली हमें थोड़ा सा वो भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर के बात है। देखिए, यहां फर्टिलाइजर शॉर्टफॉल की बात की गई है। अब देखिए, इस आर्टिकल को प्लीज आप सब पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिकल भी अच्छा है और स्टैटिस्टिक्स हैं काफी अच्छी। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, नाम है एमएफ हुसैन, इनके बारे में पढ़िएगा। एमएफ हुसैन का संबंध मध्य प्रदेश से ही है, इंदौर से है। एक्चुअली में ये नाम है एमएफ हुसैन आया है। एमएफ हुसैन एक पत्रकार हुआ करते थे, मैं इनके बारे में जरूर बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी कभी कभी समाज के लिए आतंक बन जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी कभी जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में लोग अगर उसका यूज करने लग जाए तो किस प्रकार से सोसाइटी पर उसका एक बैड इंपैक्ट पड़ता है, उसका सबसे पहला नमूना अगर आजाद भारत में किसी ने दिखाया था तो वो था एमएफ हुसैन। देखिए, आजकल आप लोग तो सुनते ही रहते हैं कि भाई रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का आज की डेट में ब्लैटेंट मिसयूज बहुत सारे लोग करते हैं और समय समय पे हम लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला नमूना इन्होंने दिखाया था एमएफ हुसैन ने। दोस्तों, एमएफ हुसैन का वैसे तो नाम मकबूल फिदा हुसैन है, लेकिन मीडिया इन्हें माधुरी फिदा हुसैन भी कहती थी, माधुरी फिदा हुसैन। अब ये माधुरी फिदा हुसैन कौन है, क्यों कहती थी? 1995 में एक मूवी आई थी, हम आपके हैं कौन। आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, अपनी मम्मी से जरूर पूछेगा, हम आपके हैं कौन बहुत ही सुपरहिट मूवी थी और माधुरी दीक्षित का स्टारडम इस मूवी ने बहुत हाई कर दिया था। उसमें एक गाना था, दीदी दीदी तेरा देवर दीवाना, आज तक लोग सुनते हैं उसको। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के रूप में इवॉल्व हो गई थी। तो एक्चुअली में जो हमारे एमएफ हुसैन साहब थे, इनकी जो पेंटिंग का सब्जेक्ट था वो था इंडियन विमेन, यानी इंडियन विमेन्स और इंडियन विमेन्स का ब्यूटिफिकेशन जो है ये इनकी पेंटिंग का मेन थीम रहा करता था। और उस वक्त ये अपने प्राइम पर थे और माधुरी दीक्षित भी अपने प्राइम पर आ गई। तो इन्होंने माधुरी दीक्षित की इतनी पेंटिंग्स बनाई दोस्तों कि भाई इन्हें लोग माधुरी फिदा हुसैन कहने लग गए। अच्छा, माधुरी दीक्षित की पेंटिंग जब तक ये बना रहे थे तब तक तो ठीक था। बाद में इन्होंने भारत की देवियों की और भारत माता की भी कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी। राइट, भारत में जो भारत की गॉडेसेस हैं, इंडियन गॉडेसेस हैं, इंडिया की इवन हमारी भारत माता हैं, राइट, इन सब की भी ऑब्सीन और बहुत ही लो, मतलब ऑब्सीन समझ गए ना आप लोग, ऑब्सीन मूवीज बोल रहा हूं, ऑब्सीन पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी। इसकी वजह से इनकी जान को खतरा इंडिया में हो गया, हो ही जाएगा भाई। ठीक, कलाकार हो, भाई दूसरे की धर्म की इज्जत भी तो करो। तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार की जब पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी तो भाई इनके खिलाफ हमले वगैरह होने लग गए, इनको बायकॉट शुरू हो गया, इनको जान से मारने की धमकी देने लग गई। तो दोस्तों, ये इनको फिर इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, और इंडिया छोड़ करके जब गए ये, तो फिर दोबारा कभी इंडिया नहीं आ पाए। कभी कभी किसी लिट फेस्ट में अगर इनको बुलाने का आमंत्रण दे भी दिया जाए तो पहले ही धमकी पहुंच जाती थी कि ये आदमी अगर दिखा तो हम गोली मार देंगे इसको।
तो धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत किया था, यानी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बेजा इस्तेमाल किया था। उसके बाद दोस्तों ये इंडिया कभी नहीं आ पाए, और लंदन में कहीं पर इनकी डेथ हुई थी। कतर या ओमान की इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी, और इनके मरने के बाद इनको 2 गज जमीन भी इनके मुल्क में नसीब नहीं हुई, इन्हें बाहर ही दफनाया गया। देश ने कलाकार तो खो दिया, लेकिन एक सीख भी है डेफिनेटली दोस्तों कि आप कितने भी अपने प्राइम पर पहुंच जाएं, कभी किसी को हर्ट करने वाला कोई काम ना करें, क्योंकि वो ठीक नहीं होता। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। MF हुसैन, इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की थी बहुत पहले, मैंने वो मूवी देखने की कोशिश भी की थी, स्टारिंग शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित, 1998 में थी। उस मूवी का नाम था गजगामिनी। एक्चुअली में इनकी पेंटिंग थी गजगामिनी, एक पेंटिंग इन्होंने बनाई थी गजगामिनी, सुपर हिट पेंटिंग थी गजगामिनी। प्लीज आप सब देखिएगा नेट पे, गजगामिनी नाम की एक पेंटिंग थी जिन्होंने बनाई थी, सुपर हिट पेंटिंग थी। इनको लगा उस पर मूवी बननी चाहिए, तो एक मूवी बनाई। वो मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप थी, हालांकि शाहरुख खान थे उसमें, माधुरी दीक्षित थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा फ्लॉप मूवी जो है वो हुई। उसके बाद शायद इन्होंने एक और मूवी बनाई, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि इनके द्वारा कौन कौन सी मूवीज बनाई गई। MF हुसैन आज कहीं दिख गए और हमारे इंदौर के रहने वाले थे, तो दोस्तों मैंने इनके बारे में थोड़ा सा क्या किया, बता दिया। प्लीज, अच्छे पेंटर थे, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों क्या ही बोला जाए इनके बारे में। तो आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। हम डेफिनेटली लाइव मोड में आएंगे कल। आज लाइट नहीं थी, तो ये थोड़ा सा हमने जो है वो एक जैसे तैसे अरेंज करके आपके सामने लाइव कर रहे हैं। सॉरी, जैसे तैसे हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको आपके सामने पेश किया है। कल मिलते हैं, सेम टाइम, प्राइम टाइम।